बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोशल सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपना ज़ियाओयान है वो जाने वाला है एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब, लेकिन उससे पहले उसके मुलाकात होगी हे किंग और एल्डर ज़ोली से, जो कि इस टाइम पे एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर है। तो चलिए आज बकवास में करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ियाओयान को, जो कि फेंग वांग को देख के कहता है कि अब तुम अपनी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब वापस छोड़ सकती हो, जिससे कि तुम मेरा ये मैसेज अपने ट्राइब चीफ तक पहुंचा पाओ कि अगर तुम अपने दोनों ग्रैंड एल्डर्स और अपने फ्यूचर ट्राइब चीफ को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मैटर में अपनी नाक घुसेड़ना बंद करना होगा। और जब ज़ियाओयान बिना कोई रिस्पेक्ट दिखाए फेंग वांग से बात करता है तो फेंग वांग की बॉडी गुस्से से कांपने लगती है, क्योंकि चाहे बात हो सेंट्रल प्लेन की या फिर हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की, उसकी रेपुटेशन कहीं पे भी कम नहीं है। लेकिन आज तक उससे किसी ने इस तरह से बात नहीं की, लेकिन भले वो अंदर से कितने भी गुस्सा क्यों ना हो, मगर उसे अच्छे से पता होता है कि अभी की सिचुएशन ज़ियाओयान के कंट्रोल में, और अगर वो याओ मिंग के साथ मिलकर काम करता है तो फिर फेंग वांग के पास सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। और ज़ियाओयान के इन शब्दों की वजह से अभी सभी लोग अंदर से हिल चुके थे और एमड्रेलम भी एकदम साइलेंट मोड में जा चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो फेंग वांग होती है वो कहती है कि ठीक है मेरे ट्राइब के तुम बाकी के मेंबर्स मुझे वापस कर दो, जिसके बाद मैं तुरंत ही इन सभी लोगों को वापस ले जाऊंगी। ये सुन के ज़ियाओयान अपने हाथ को वेव कर देता है और वो जो स्पेस केज था वो तुरंत ही डिसअपियर हो गया था। और एट द सेम टाइम एक जेंटल सी फोर्स हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के सेलेक्ट से एक्सपर्ट्स को फेंग वांग के शहर में पहुंचा देती है। लेकिन जो जियो फेंग और वो दोनों ग्रैंड एल्डर होते हैं वो ज़ियाओयान के पास ही रहते हैं। और अभी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब जितने भी एक्सपर्ट फेंग वांग के साइड में खड़े हुए थे उन सभी बेचारे बेइज्जती की वजह से लाल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सभी ज़ियाओयान के कैदी बन जाएंगे। तभी एक बुड्ढा कहता है कि एल्डर फेंग वांग, लेकिन इससे पहले कि ये बुड्ढा अपनी बातें पूरी कर पाता फेंग वांग जो गुस्से से भरी हुई थी वो चिल्लाती हुई कहती है कि चुप हो जाओ, तुम सभी लोग सिर्फ एक कचरा हो, कचरे के अलावा कुछ भी नहीं। और फेंग वांग के इन शब्दों को सुन के हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के सारे एल्डर्स के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, लेकिन किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। तभी फेंग वांग की ऐसी कोल्ड नजरें वापस से ज़ियाओयान के ऊपर जाती है। फेंग वांग कहते हैं कि ज़ियाओयान तुम सच में काफी हिम्मत वाले हो और मेरी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब इस बात को जरूर याद रखेगी, और अगर इन दिनों कुछ भी हो जाता है तो फिर मेरी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब तुम्हें मारे बिना चैन की सांस नहीं लेने वाली। और अभी फेंग वांग गुस्से की वजह से किसी जब्बू सांड की तरह सांसें ले रही होती है, क्योंकि काफी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद इतने सारे ट्राइब मेंबर्स को लेकर बाहर आई थी। लेकिन जैसे इन लोगों ने एमड्रेलम के अंदर एंटर किया ज़ियाओयान ने दर्द दबोचा, और इस फाइट के दौरान इनके कहीं एक्सपर्ट ही नहीं मारे गए, बल्कि अभी ज़ियाओयान के पास 3 और कैदी बचे हुए हैं। और अभी फेंग वांग के मन में यही चल रहा होता है कि अगर वो ऐसे वापस लौटती है तो फिर ट्राइब के मेंबर उसके बारे में क्या सोचेंगे। और फेंग वांग के इस धमकी को सुनकर ज़ियाओयान मुस्कुराने लगता है और कहता है कि एल्डर फेंग वांग आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और जब तक तुम्हारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब में सब दो बनी रहती है तब तक मैं इनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखूंगा। और इतना बोलने के बाद ज़ियाओयान के चेहरे की वो जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है और वो अपने रूथलेस आवाज में कहता है कि मैं लगातार तुम्हारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की एक्टिविटीज के ऊपर नजरें गड़ा के रखूंगा, और अगर मुझे तुम में से कोई भी बकचोदी करता हुआ दिखाई दिया तो फिर मैं इनमें से एक कसर तुम्हारे पास भेजूंगा। ये सुन के फेंग वांग की भौहें सिकुड़ जाती है और अभी उसकी आंखें भी गुस्से से भर चुकी थी, लेकिन वो जैसे से करके अपने गुस्से को सप्रेस करती है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ को ऊपर उठाते और गुस्से से नीचे की तरफ स्लैम कर देती है। तभी एक स्पेशल क्रैक अपीयर होता है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अंदर एंटर कर जाती है, और उसके पीछे जो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट रह गए थे वो भेड़ बकरी की तरह क्रैक के अंदर भाग जाते हैं, और इन्हें इस चीज का डर होता है कि एल्डर फेंग वांग के जाने के बाद ज़ियाओयान कहीं इनके ऊपर अटैक ना कर दे। और जब हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के सारे एक्सपर्ट यहाँ से चले जाते हैं तो एमड्रेलम के एटमॉस्फेयर वापस एकदम शांत हो जाता है, लेकिन इस शांति को भंग करता है याओ मिंग, जो कि खतरनाक तरीके से हंसने लगता है और ज़ियाओयान को अपने हाथ का अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान मैं याओ मिंग बहुत ही कम किसी को एडमायर करता हूँ, और इस बार ये हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब काफी बड़े नुकसान को झेल के वापस लौटी है, और अगर कहीं ये बात बीस्ट रीजन में फैल जाती है तो फिर इनके अंडरवर्ल्ड में घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। ये सुनकर ज़ियाओयान भी मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ को मूव करता है और वो जो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के तीनों कैदी होते हैं वो तुरंत ही नाइसली डीबोनो पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं, और एल्डर सेन की टोली तुरंत ही उन्हें पकड़ लेती है। ज़ियाओयान कहता है कि किसी के पास भी वो पावर नहीं होती कि वो ऐसे ही अकेले दोषिंग को क्रिएट कर दे, और अगर हम इन तीनों ओल्ड डेमन को टपका देते हैं तो फिर हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की नींव हिल जाएगी, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसा फैक्शन होगा जो कि 2 दोषिंग के लॉस को सह सके। और अगर मेरी स्काई मेंशन अलायंस के अंदर भी एंसेस्टर वायुन और पिल टावर के उस फर्स्ट एल्डर को छो जाता है तो फिर अलायंस को अपने आप को स्टेबलाइज करने में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। याओ मिंग कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सुनकर ज़ियाओयान के चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है और वो कहता है कि अब हम लोग सीधा स्टोन ड्रैगन आइलैंड जाएंगे, और थोड़ी देर पहले जैसा कि उस फेंग वांग ने हमें बताया था तो अभी तीनों ड्रैगन आइलैंड्स ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया होगा, और अभी ज़िया खतरे में होगा। और जब ज़ियाओयान ज़िया के बारे में सोचता है तो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, और वो कहता है कि हमें और भी देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से जाना होगा। और ये कहने के बाद ज़ियाओयान अपने हाथ को मूव करते ही और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी फुल स्पीड में एमड्रेलम के डीपेस्ट पार्ट की तरफ शूट हो जाता है, और लिटिल फेरी डॉक्टर क्विंगलिन याओ मिंग और बाकी सभी लोग तुरंत ही उसे फॉलो करने लगते हैं। और ज़ियाओयान अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए कहता है कि ज़िया मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अभी जो ज़ियाओयान था वो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था और इसकी स्पीड किसी थंडरबोल्ट की तरह थी, और ज़ियाओयान एक फ्लैश के अंदर उस डार्कनेस के एकदम कोने पे अपीयर होता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। और याओ मिंग जो कि ज़ियाओयान के साथ में ट्रेवल कर रहा था वो काफी दूर तक देखते हुए ज़ियाओयान से कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान हम तकरीबन 10-15 मिनट बाद ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पहुंच जाएंगे। ये सुन के जो ज़ियाओयान होते हैं अपने सर को हाँ में हिलाता है और
कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम अपनी स्पीड को और भी बढ़ाते हैं। और ये कहने के बाद जियान की नजर जाती है अपने सामने के डार्कनेस के डीपेस्ट पार्ट में, वो तुरंत ही अपने हाथ को क्लेंच कर देता है और जियान कैसे ही करते उसकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देख के याओ मिंग और बाकी सभी लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और इनकी ये ट्रैवलिंग थोड़ी देर तक और चलती रहती है। लेकिन थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद जो जियान होते हैं वो रुक जाता है और तभी जियान की भैंसी को जाते हैं, उसका ध्यान जाता है इस एम्प्टीलम की एक जगह पे। वो कहता है कि रुको, यहाँ पे एक जाना पहचाना हो रहा है। और तभी हमें एक भयंकर साउंड सुनाई देता है और ये खतरनाक एनर्जी एक्सप्लोजन उस खाली स्पेस में से आया था। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि खून की पिचकारियां मारता हुआ पीछे जाता है, जो कि अपने ग्रुप से जाकर टकरा गया था। और अभी इस बंदे का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और अभी इसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। लेकिन तभी उसके आसपास 10-12 लोग अपीयर होते हैं और इन सभी के जो हो रहे थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, यानी कि सभी के सभी एक्सपर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इस ग्रुप को जो 2 बुड्ढे लीड कर रहे थे, भले ही उनके ओर काफी नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन इनकी बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था वो काफी ज्यादा भयानक होता है। और ये दोनों ही पीक एक्सपर्ट थे, यानी कि ये दोनों बेंचिंग क्लास में एंटर कर चुके थे। और इन 10-12 लोगों के ग्रुप ने तकरीबन 6 से 7 बंदों को घेर के रखा था और इन 6-7 लोगों की हालत भी काफी खराब होती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इन 6-7 लोगों में कई जाने पहचाने चारे भी मौजूद थे और ये होते हेक्विंग, जिनसे कि जियान काफी बार मिल चुका है, और दूसरे होते हैं एल्डर जोली, जिनसे कि जियान ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में मिला था। तभी हेकिंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ड्रैगन आइलैंड सच में काफी साहसी हो चुके हो, क्योंकि तुम लोग हमारे ड्रैगन एम्परर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत हो गई। और अगर हेकिंग के 7-8 लोगों के ग्रुप को देखे तो फिर इन दोनों की हालत थोड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन इन सभी के चेहरे भी काफी गंदे हो चुके थे क्योंकि सभी एम्प्टीलम की रखवाली कर रहे थे। लेकिन ये इनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब ये सभी लोग वापस लौटेंगे तो इन्हें वो तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इससे पहले कि हेकिंग का ग्रुप ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वापस लौट पाता, इनकी मुलाकात इन तीनों ड्रैगन आइलैंड के ग्रुप से हो गई और इन तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सील कर दिया था, जिसके बाद एक खतरनाक बैटल शुरू हो गई थी। लेकिन क्योंकि दूसरी साइड 2 एलीट बेंच आएंगे तो ये सभी लोग हेकिंग की टोली के ऊपर अटैक करते हुए यहाँ तक आए हैं और सामने ग्रुप के इरादे को देख के पता चल रहा है कि वो सभी लोग हेकिंग के ग्रुप को टपकाना चाहते हैं। तभी एक बंदा जिसने बैटल आर्मर को पहन के रखा था उसकी नजर जाती है जूली की तरफ और वो हंसते हुए कहता है जूली तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स की ट्रू रूलर है और तुम न जाने कहां से एक फेक ड्रैगन एम्परर को लाके हमारी एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब को रियूनाइट करना चाहते हो। और ये जो बंदा होता है ये इस यूनिट का कमांडर होता है, इसकी स्ट्रेंथ होती है बेंचिंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पे। और इस कमांडर के शब्दों को सुनकर एल्डर जूली के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी गंदे हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बच्चे से पता है कि हमारा ड्रैगन एम्परर रियल है या फिर फेक, और लगता है कि तुम लोग तीनों ड्रैगन किंग्स की छत्र छाया में रहते रहते हमारी एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के रूल्स को भूल चुके हो। एल्डर जूली की इस बात को सुनते ही उस आर्मर पहने हुए बंदे की भैंस सिकुड़ जाती है, क्योंकि एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के अंदर रॉयल ब्लड लाइन की अथॉरिटी होती है और इस चीज को कोई एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब का मेंबर नहीं नकार सकता। और एक रॉयल ब्लड लाइन वाला एंशिएंट वॉर ड्रैगन ऐसे प्रेशर को रिलीज करता है लेकिन बाकी के एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मेंबर सह नहीं सकते। लेकिन इन दोनों बेंशियन की पोजीशन तीनों ड्रैगन आइलैंड्स में काफी ज्यादा हाई है। इन्हें अच्छे से पता होता है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर जो नई ड्रैगन एम्परर अपीयर हुई है उसके पास सच में एक्सट्रीमली प्योर एंशिएंट वॉर ड्रैगन रॉयल ब्लड लाइन है। लेकिन ये सभी लोग तीनों ड्रैगन किंग्स के कुत्ते हैं जो कि उनके रूल के अंदर ही रहते आ रहे हैं और इसी वजह से इनके सोचने समझने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। और भले ये लोग नए ड्रैगन एम्परर के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, लेकिन ये बाकी के लोगों के ऊपर तो बिना किसी परेशानी के अटैक कर सकते हैं। और इस बैटल आर्मर को पहने हुए बंदे के साइड में एक और लाल चारे वाला बुड्ढा खड़ा हुआ था। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि चैंग जियांग, इस बुड्ढे के ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करो और हमें जल्दी से इस जूली को खत्म करना होगा, क्योंकि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड हमारा इतना खतरनाक तरीके से विरोध करेगा और इसी वजह से हमें जल्दी से इन लोगों को खत्म करके वापस लौटना होगा। ये सुन के जो हेकिंग होते हैं वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से से ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि बुड्ढे तेरे तीनों ड्रैगन आइलैंड के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को तबाह कर सके, और जैसे ही हमारी ड्रैगन एम्परर और भी स्ट्रांग हो जाती तो तुम सभी लोग बैठ के सिर्फ अपनी डेथ का वेट करना। हेकिंग की इस बात को सुन के वो रेड फेस एल्डर अजीब तरीके से हंसने लगता है और कहता है कैसे तो तभी होगा ना जब तुम और जिंदा रह पाओगे। और ये कहते ही वो लाल मुंह वाला बुड्ढा एक खतरनाक पाम अटैक हेकिंग की तरफ दे मारता है। बुड्ढे का ये पाम अटैक स्पेस को फाड़ते हुए आगे बढ़ जाता है और तभी एक खतरनाक विंड एनर्जी आसपास की जो हवा होती है उसे तोड़ फोड़ देती है और ये जो विंड एनर्जी होती है लाइटनिंग स्पीड से खतरनाक तरीके से हेकिंग की बॉडी जाके टकराती है। और भले ये भी हेकिंग की स्ट्रेंथ 2008 चेंज के पीक पे पहुंच चुकी हो, लेकिन फिर भी वो एक हाई लेवल के बेंशिंग के अटैक का सामना कैसे ही कर सकते थे। और इसी वजह से जैसे ये अटैक हेकिंग की बॉडी से टकराता है उनकी बॉडी के ऊपर जो आर्मर होता है तुरंत उसके चितड़े उड़ जाते हैं और एट द सेम टाइम किसी सैलाब की तरह खून उनके मुंह से बाहर आता है और तुरंत ही वो किसी कटी पतंग की तरह पीछे अपने ट्राइब मेंबर्स की बॉडी जाके टकराते हैं। और एक अटैक में हेकिंग का भूत बनाने के बाद वो रेड फेस एल्डर हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम सभी लोग अपनी औकात को भूल चुके हो। और ऐसे खतरनाक अटैक को खाने के बाद हेकिंग की आंखें भी ब्लड रेड हो चुकी थी और अभी उनके शरीर का साइज भी 2 गुना हो चुका था और हेकिंग को गुस्से से पागल होते हुए देख वो लाल मुंह वाला बुड्ढा एक कोल्ड स्माइल के साथ नोड करता है और तुरंत ही अपने एक हाथ को मूव करते हुए कहता है कि इन सभी को टपका डालो और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इस बुड्ढे के इन शब्दों को सुनकर एल्डर जूली का चेहरा भी एकदम गुस्से से भर जाता है। तुरंत ही उनकी बॉडी से खतरनाक लेवल की दुई की इरप्ट होती है और वो एक खतरनाक पाम अटैक इस बंदे की तरफ दे मारते हैं। एट द सेम टाइम उनकी दुखी एक जगह पे इकट्ठा हो गए 1000 फुट बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और ये जो ड्रैगन जैसे दिखने वाले खतरनाक पाम अटैक थे तुरंत उस लाल
लाल मुंह वाले बुड्ढे की तरफ बढ़ने लगता है और एल्डर जोली को अटैक करते हुए देखो आर्मर पहने हुए बंदे की बॉडी काफी तेज से फूलने लगती है और पलक झपकते ही आधे इंसान और आधा ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी आधा इंसान और आधा ड्रैगन आसमान की तरफ देख के दहाड़ने लगता है, जिसके बाद देख थंडर बोल्ट की तरह जोली के अटैक की तरफ शूट हो गया था। और जैसे ये बंदा अपने एक पंच एल्डर जोली के उस बड़े से ड्रैगन में मारते हैं तो तुरंत उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं और एल्डर जोली के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बुड्ढा जो कि आधे इंसान और आधा ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था वो खाली स्पेस में अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है और कहता है कि जोली हमारी स्ट्रेंथ एकदम बराबर है, लेकिन क्योंकि तुम इंजर्ड हो तो फिर तुम हमारा सामना कैसे करोगे। और ये कहते हुए किसी भूत की तरह एल्डर जोली के सर के ऊपर अपीयर होता है। एट द सेम टाइम उसका बड़ा सा क्लो सामने के स्पेस को फाड़ देता है और ये अपने साथ एक भयानक सी फौज को लेके आ रहा था और अपने ऊपर से होते हुए इस खतरनाक अटैक को सेंस करके एल्डर जोली भी अपने दांतों को पीसने लगते हैं। तभी एक आर्मर जिसके ऊपर कई सारे ड्रैगन सिंबल्स मौजूद थे वो तुरंत ही एल्डर जोली की बॉडी को कवर कर लेता है और तभी वो जो आधे इंसान और आधे ड्रैगन में खतरनाक क्लो अटैक होता है वो तुरंत ही एल्डर जोली की बॉडी से टकरा जाता है। और जब एल्डर जोली और वो आधा इंसान और आधा ड्रैगन अपनी खतरनाक बैटल में लग जाते हैं तो उस रेड फेस एल्डर के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है और वो अपने एक हाथ को मूव कर देता है और जैसे बुड्ढा से करता जाता है तो ईस्टर्न ड्रैगन का एक एक्सपर्ट खून फेंकते हुए पीछे जाता है और इस बुड्ढे के अटैक्स की वजह से तुरंत वोरे के आर्मर्स भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के जो बचे हुए तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के एक्सपर्ट होते हैं वो तुरंत ही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और अपने ग्रुप के एक्सपर्ट्स को एक के बाद एक ऐसे कैप्चर होते हुए देख हिकिंग का गुस्से एक बार फिर से इरप्ट हो जाता है और इसी वजह से हिकिंग की तरफ जो दो एक्सपर्ट आ रहे होते हैं हिकिंग के जंबू सांड की तरह उनसे टकरा जाता है और हिकिंग से टकराने की वजह से वो दोनों बंदे खून फेंकते हुए पी जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाए जैसे थंडरबोल्ट की तरह हिकिंग उस लाल फेस वाले बुड्ढे की तरफ शूट हो जाता है और अपनी तरफ खतरनाक तरीके से हिकिंग को बढ़ते हुए देख वो लाल चेहरे वाला बुड्ढा हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह हो। और ये कहती है जैसे ही वो अपने हाथ को क्लेंच करता है तो कई बड़े बड़े स्केल्स अपीयर होते हैं और तभी उसका एक पंच खतरनाक सोनिक बूम साउंड के साथ आगे की तरफ शूट हो जाता है और ये भयानक सा पंच आगे बढ़ रहे हिकिंग की बॉडी से टकराता है और इस खतरनाक कोलिजन की वजह से रेड फेस एल्डर की बॉडी भी कांप जाती है। इसी वजह से वो थोड़ा पीछे हो जाता है और वहीं दूसरी साइड में हिकिंग उसके हाथ की सारी नसें फट चुकी थी और एक क्रैक साउंड के साथ उनके हाथ की जो हड्डियां होती है वो भी टूट जाती है और तभी कमजोरी की वजह से हिकिंग का जो हाथ होता है वो नीचे की तरफ लटक जाता है और एट द सेम टाइम वो काफी पीछे तक उड़ते हुए चले जाते हैं और जैसे से करके वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाए थे। और अभी हिकिंग जिनकी बॉडी खून से रख चुकी थी वो बड़ी मुश्किल से सेंट्रियम के अंदर अपनी बॉडी को खड़ा रख पा रहे थे और उस लाल चेहरे वाले बुड्ढे के अटैक को खाने के बाद उनकी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ गायब हो चुकी है और अगर उनकी फिजिकल बॉडी एक्सट्रीमली पावरफुल ना होती तो फिर उस पन से टकराने के बाद हो सकता है कि उनकी बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाती। खैर तभी हिकिंग की जो आंखें होती है वो धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और अभी हिकिंग को रेड फेस एल्डर ने सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। और भले ही अभी हिकिंग अंदर ही अंदर कितना भी गंदा क्यों ना फील कर रहे हो लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि उनके सामने खड़े हुए एक्सपर्ट और उनके बीच में एक बहुत बड़ा पावर गैप है। और अभी हिकिंग के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है, वो कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पे सच में मरने वाला हूँ। और जैसे हिकिंग के दिमाग में विचार आता है तभी वो लाल चेहरे वाला बुड्ढा एकदम हिकिंग के सामने अपीयर हो गया था। एट द सेम टाइम उसके कोल्ड आके जाती है हिकिंग के ऊपर और वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें ड्रैगन टॉम में फेंक दूंगा और वो जगह तुम्हारे रेस्ट करने के लिए एकदम सही है। ये कहने के बाद बुड्ढा अपने हाथ को ऊपर उठाता है हिकिंग के सर के ऊपर प्रेस करने लगता है और एल्डर जोली जो कि अपनी बैटल में उलझे हुए थे जैसे जैसे करके अपनी बॉडी को संभाल पा रहे थे जब वो हिकिंग के ऐसे हालात को देखते हैं तो उनकी बॉडी भी एकदम ठंडी पड़ जाती है और अभी उनकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि वाज़वान अगर तुमने हिकिंग को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो फिर ड्रैगन एम्परर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ये सुन के वो रेड फेस एल्डर कहता है कि ड्रैगन एम्परर वो तब ऐसा करेगी ना जब वो तीनों ड्रैगन किंग्स के अटैक से बच पाएगी। और इतना कहने के बाद वो अपने सर को नीचे झुका के हिकिंग को देखता है जो कि अभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके एक लास्ट अटैक करना चाहते थे और हिकिंग को भी अटैक करते हुए देखो बुड्ढा कहता है कि सच में तुम्हारा कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुमने एक गलत साइड को चुना। और ये कहने के बाद वो अपने सर को हिलाते तुरंत हिकिंग के सर को पकड़ के अपनी स्ट्रेंथ का यूज करने लगता है और कहता है कि जीत इस बार हमारे तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की होगी लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी कंपनी के लिए और भी लोग भेजे जाएंगे, तुम बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करोगे। और ये कहते कहते उस रेड फेस एल्डर के चेहरे पे एक क्रूवल स्माइल आ चुकी थी और तुरंत ही वो अपने हाथ की 5 उंगली को प्रेस कर देता है और तभी हिकिंग के सर में 5 ब्लडी होल अपीयर होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बुड्ढा हिकिंग की खोपड़ी को फोड़ पाता तभी उसे भी सेंस होता है कि उसकी खोपड़ी को भी किसी ठंडे हाथ ने पकड़ लिया है और तभी बुड्ढे कानों में काम आवाज जाती है जैसे सुन के बुड्ढे की बॉडी वहीं पे थम जाती है। वो काम आवाज कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले हिकिंग की खोपड़ी को फोड़ पाओगे या फिर पहले तुम्हारी खोपड़ी फूटेगी। और अभी हिकिंग जो कि अपनी आंखें बंद करके अपनी डेथ का वेट कर रहे थे जब ये सॉफ्ट सी आवाज उनके कानों में जाती है तो वो अपनी आंखों को खोल लेते हैं और तुरंत ही उन्हें अपने सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देता है और वो कहते हैं कि जियावियन और अचानक से जियावियन को अपीयर होते हुए देख हिकिंग शौक में चले जाते हैं और वो ज्यादा हैरान इस बात से होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के जियावियन ने इस बुड्ढे खोपड़ी को पकड़ा हुआ है और अभी उस रेड फेस एल्डर की जो बोल्ड थी वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और अभी उस बुड्ढे की हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। वो डरते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो और मैं हूँ नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एल्डर वाज़वान। और अभी उसकी खोपड़ी को जिस हाथ ने पकड़ रखा था वो उसके अंदर से एक भयानक लेवल की स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा था और अभी इस बुड्ढे को भी समझ आ चुका था कि वो हाथ जब चाहे तब इसकी खोपड़ी को किसी गुब्बारे की तरह फोड़ सकता है। और अभी बुड्ढे के चेहरे के हाव भाव पूरे से चेंज हो चुके थे। वो अपने मन ही मन में
कहता है कि आखिरकार ये दानव यहाँ पे कहाँ से आया, और जब ये मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हुआ तो मैं इसे सेंस क्यों नहीं कर पाया, और अभी जियान की आंखें भी इस बुड्ढे के ऊपर ही टिकी हुई थी। अभी जियान उस बुड्ढे को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अपने हाथ को पीछे लो। ये सुन के बुड्ढे के चेहरे के हाव भाव डार्क हो जाते हैं। बुड्ढा कहता है कि हम 3 तक काउंट करेंगे, उसके बाद ही हम एक साथ अपने हाथों को पीछे लेंगे। तो तुम क्या कहते हो? ये सुन के जो हेकिंग होते हैं उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है कि जियान से टपका डालो, और ये नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एक एल्डर है, तो इसका स्टेटस मेरे स्टेटस से कहीं ज्यादा हाई है, और अगर मेरी मौत का बदले ये भी मारा जाता है तो फिर मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ। और हेकिंग की इस बात को सुनकर इस बुड्ढे के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी कोल्ड हो जाते हैं। उसका मन करता है वो हेकिंग की खोपड़ी को यहीं पे फोड़ दे, लेकिन जब वो अपने टकले के ऊपर मौजूद दानव के बारे में सोचता है जिससे कि वो आज तक कभी भी नहीं मिला है, तो वो तुरंत ही अपनी सारे के सारे किलिंग इंटेंट को सप्रेस कर देता है और कहता है कि तुम्हारा क्या कहना है। और इस रेड फेस एल्डर की इस बात को सुनकर जियान कहता है कि चलो ठीक है, और जियान के इस जवाब को सुनकर वो रेड फेस एल्डर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और जैसे वो 1 2 3 करके गिनती गिनता है तो वो सेंस करता है कि उसकी खोपड़ी के ऊपर मौजूद जो ठंडा सा हाथ था वो हट चुका है, और इस चीज को सेंस करके वो लाल मुंह वाला बुड्ढा तुरंत ही हेकिंग को साइड में फेंकता है। इसके बाद लाइटनिंग स्पीड में दुम दबा के वहां से भाग जाता है। वेल इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना जियाओयान है वो बचाने वाला है जिया को, जो कि भी फाइट कर रही है उन तीनों ड्रैगन किंग से। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोग चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई की भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।